हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल पढ़ाई विद बड़ू भैया। सो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 फ्रेंच रिवॉल्यूशन का नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है डिड वुमन हैव अ रिवॉल्यूशन, यानी वुमेन्स का क्या कोई रिवॉल्यूशन था, और अगर था तो क्या उनका उसमें कोई पार्ट भी था या फिर बस वो जो रिवॉल्यूशन चल रहा था उसके बैकग्राउंड में ही थी। तो आज अपन उसको पढ़ेंगे। और अगर आपने इसके प्रीवियस वीडियो नहीं देखे तो आप पहले उसने देख लीजिए, क्योंकि उसके अंदर मैंने इस चैप्टर के सारे प्रीवियस टॉपिक को बहुत ही अच्छे से हैंड रिटन नोट्स के साथ डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन कर दी है। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। डिड वुमन हैव अ रिवॉल्यूशन, क्या वुमन ने भी रिवॉल्यूशन किया? क्या महिलाओं में रिवॉल्यूशन था, महिलाओं में क्रांति थी? तो अब इसका अपन देखते हैं क्या था वहाँ पर। वुमन देयर पार्टिसिपेशन इन रिवॉल्यूशन एंड होप्स, उनका पार्टिसिपेशन था रिवॉल्यूशन में, उन्होंने क्रांति जो हुई थी वहाँ पे रिवॉल्यूशन हुआ तो उसमें पार्टिसिपेट किया। बट कैसे पार्टिसिपेट किया? मोस्ट वुमन डिड नॉट हैव एक्सेस टू एजुकेशन और जॉब ट्रेनिंग, वहाँ पे जो मैक्सिमम औरतें थीं, जो वहाँ पे लेडीज़ थी, उनके पास बेसिक एजुकेशन की एक्सेस भी नहीं थी और जॉब करने के लिए ट्रेनिंग भी नहीं थी। ओनली डॉटर्स ऑफ नॉबल्स और वेल्दियर मेंबर्स ऑफ द थर्ड स्टेट कुड स्टडी एट अ कॉन्वेंट, जो वहाँ पे जो बच्चियाँ थी, जो गर्ल्स थी, किन की? नॉबल्स की, यानी फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट के जो मेंबर्स थे उनकी, और वेल्दियर मेंबर्स ऑफ द थर्ड स्टेट, और जो थर्ड स्टेट के प्रॉस्परस मेंबर्स थे, यानी कि जो लॉयर हो गए, बिजनेसमैन हो गए, उनकी जो डॉटर्स थी, उनकी जो गर्ल्स थी, उनकी बेटियां जो थी, सिर्फ उनको ही स्टडी के लिए हाँ था, क्योंकि उनके पास ही पैसे थे तभी स्टडी कर पाते थे वो। ठीक है। देयर वेजेस वर लो देन दोज ऑफ मैन, और जो वुमन वहाँ पे अगर कोई काम करती भी थी, वैसे तो उनको बाहर का काम करने को नहीं दिया जाता था, बट अगर उनको कोई औरत, किसी औरत को कुछ काम मिलता भी था तो उनका काम, उनको जो पैसे मिलते थे उसके बदले, वो जो काम सेम इंसान अगर एक मैन कर रहा है तो उसके कंपैरिजन में कम पैसे मिलते थे। मतलब अगर कोई सेम काम है और अगर एक काम एक बार दिया वुमन को और एक बार दिया मैन को, तो मैन को ज़्यादा पैसे मिलते थे एज कम्पेयर टू वुमन। पॉलिटिकल क्लब्स एंड न्यूज़पेपर वर स्टार्टेड, बट जब ये सारी चीज़ें हुई तो उसके बाद क्या हुआ, जो वुमेन्स थी उन्होंने भी उनके पॉलिटिकल क्लब्स जो थे वो बनाना चालू करे और न्यूज़पेपर लिखना चालू करे। जैसे अपन ने पढ़ा था जैकोबिन क्लब बना था, तो वैसे ही इन लोगों ने भी अपने पॉलिटिकल क्लब्स बनाना चालू करे। सिचुएशन इम्प्रूव्ड, क्या इसके बाद कुछ इम्प्रूव्ड हुई थी सिचुएशन, या फिर बस जैसा चल रहा था पहले वैसे ही चल रहा था? तो आंसर है सिचुएशन इम्प्रूव्ड हुई थी। तो सिचुएशन इम्प्रूव्ड कैसे हुई? द रिवोल्यूशनरी गवर्नमेंट डिड इंट्रोड्यूस लॉज दैट हेल्प इम्प्रूव द लाइव्स ऑफ वुमेन, जो रिवोल्यूशनरी गवर्नमेंट आई थी, यानी कि जो जैकोबिन गवर्नमेंट आई थी मैक्सिमिलियन रॉबेस्पायर की, उन्होंने कुछ ऐसे रूल्स वो इंट्रोड्यूस करा जिसमें जो वुमेन्स थी उनको भी लॉज मिले, उनको भी राइट मिले। जैसे अपन ने पढ़ा था पहले, राइट्स टू मैन एंड सिटीजन, तो अब की बार जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया उन्होंने, जो रूल्स बनाया उसमें उन्होंने निकाला राइट्स टू वुमन एंड सिटीजन, यानी औरतों को भी, वहाँ पे महिलाओं को भी राइट देने लगे वो लोग। वुमेन स्ट्रगल फॉर इक्वल पॉलिटिकल राइट्स हाउ एवर कंटिन्यूड, बट वुमेन्स को वहाँ पे अभी भी इक्वल पॉलिटिकल राइट नहीं था, मतलब वो अभी भी पॉलिटिक्स में, राजनीति में हिस्सा नहीं ले सकती थी और उनको वोटिंग राइट नहीं था। इस वजह से उन्होंने जो संघर्ष था उनका, जो उनका स्ट्रगल था, उसको कंटिन्यू रखा। इट वॉज फाइनली इन 1946 दैट वुमेन इन फ्रांस वॉन द राइट टू वोट। फ्रेंच रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ 1789 में, बट फाइनली 1946 में, इतने सालों बाद, लगभग लगभग 150 सालों बाद, जो फ्रांस की महिलाएं थी उनको एक राइट मिल गया, और वो राइट क्या था? राइट टू वोट, यानी मत देने का अधिकार। अपने हिसाब से वो किसी भी पार्टी को वोट दे सकती थी। अब उनके ऊपर कोई दबाव नहीं था, कि पहले तो उनको वोट देने की अनुमति ही नहीं थी, उनको परमिशन ही नहीं थी, बट 1946 में फ्रांस की जो लेडीज थी, जो महिलाएं थी, जो वुमन थी, उनको राइट टू वोट दे दिया गया। तो ये तो था हमारे इस चैप्टर का एक टॉपिक, डिड वुमन हैव रिवॉल्यूशन। अब अपन आगे पढ़ते हैं इस चैप्टर का सेकंड टॉपिक, जो है एक और नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है द अबॉलिशन ऑफ स्लेवरी।
तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है द अबॉलिशन ऑफ स्लेवरी, यानी जो स्लेवरी सिस्टम था, जो दास प्रथा थी, उसको ख़त्म करना। तो कैसे ख़त्म हुई या ख़त्म हुई भी कि नहीं हुई, अपन अब इसको पढ़ते हैं। वाई स्लेवरी वॉज प्रिवलेंट, स्लेवरी थी क्यों, स्लेवरी जो थी उसको इंट्रोड्यूस क्यों किया गया, कैसे किया गया। तो मैं आपको एक बताता हूँ चीज़। पहले क्या होता था, जो जैसे आप इमेजिन करना, ये है अपना नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका वाला जो रीजन है वो, ये तो साउथ अमेरिका हो गया। यहाँ से नॉर्थ अमेरिका वाला रीजन है, यहाँ पे अपने आ जाता था यूरोप, और यहाँ पे तो था अपने अफ्रीका कॉन्टिनेंट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता था, अफ्रीका कॉन्टिनेंट जो था, वहाँ से लोगों को क्या करते थे, स्लेव बनाकर गिरफ्तार कर यूरोप लाया जाता था, ठीक है। तो पहले यहाँ से तो शिप में बिठाकर उनको यूरोप लाते थे। यूरोप लाने के बाद क्या होता था, यहाँ पे उनके ऊपर बोली लगती थी, ट्रेडर्स उनके ऊपर बोली लगाते थे। जिसकी बोली सबसे ज़्यादा होती थी वो वो बंदा उन स्लेव्स को ले जाता था अपने साथ। कहाँ पर ले जाता था, तो बोली लगती थी यूरोप में। स्लेव्स थे कहाँ के, अफ्रीका के। और फिर उनको वो जो ट्रेडर है वो ले जाता था अपने जो है अमेरिकन आइलैंड्स है ना, मैक्सिको के पास में और अमेरिका के पास में, नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका वाले कॉन्टिनेंट रीजन में। तो ये वहाँ पे ले जाता था इनको, जो यहाँ पे छोटे छोटे आइलैंड्स बने हुए थे। फिर वहाँ पे इनसे स्लेवरी करवाई जाती थी, इंडिको फार्मिंग कराई जाती थी, और भी तरह तरह दूसरे कॉफ़ी प्लांटेशन, टी प्लांटेशन, ये सब इनसे कराया जाता था, ठीक है। फिर जब इनको लगता था कि अब ये स्लेव इनके कोई काम के नहीं रहे, उसकी उम्र हो चुकी है, अब वो काम करने लायक नहीं है, तो ये लोग वापस को उसके घर यानी अफ्रीका भेज देते थे। तो ऐसे ट्रायंगल चलता रहता था। इसको कहते हैं स्लेव ट्रायंगल या स्लेवरी ट्रायंगल। क्यों ये ट्रायंगल कहाँ पे चलता था, सबसे पहले आप इसको याद रखना, अफ्रीका, यूरोप और ये अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका, मैक्सिको, ये वाला जो रीजन था, यहाँ पे सबसे ज़्यादा स्लेवरी होती थी। अफ्रीका से तो लोगों को ले जाते थे यूरोप में बोली लगती थी इनके ऊपर। फिर वहाँ से इनको लाते थे जो ट्रेडर, जिसकी बोली सबसे ज़्यादा हाई होती थी, वो उनको यहाँ पे आइलैंड्स पर लाते थे, यहाँ पे काम कराते थे, इंडिगो प्लांटेशन, कॉफ़ी प्लांटेशन, टी प्लांटेशन। और फिर जब इनको लगता था अभी काम करने लायक नहीं है, तो इनको वापस इनके घर भेज देते थे। तो ये तो था स्लेवरी सिस्टम। अब इसमें हुआ क्या, अपन उसको पढ़ते हैं। तो स्लेवरी सिस्टम में क्या हुआ, ओल्ड रिजीम चलता था 1789 तक। मतलब पहले तो स्लेवरी लोग अच्छा मानते थे कि हाँ स्लेवरी चालू करो, स्लेवरी कंटिन्यू रहनी चाहिए, ये कभी बंद नहीं होनी चाहिए, इसकी वजह से अपन को पैसे मिलते हैं, ठीक है। तो स्लेवरी वाज प्रिवलेंट। बट बाद में क्या हुआ, जब नेशनल असेंबली यानी 1789 के बाद 1791 में जब नेशनल असेंबली बनी, मतलब बन तो 1789 में गई थी, बट 1791 में कॉन्स्टिट्यूशन लागू कर दिया था फ्रांस के लोगों ने अपने पहला, ठीक है, पहला कॉन्स्टिट्यूशन लागू कर दिया था। तो उसमें उसके ऊपर बहुत ज़्यादा डिबेट हुई थी कि स्लेवरी को अबॉलिश करें या नहीं करें। तो अब आप याद करिए कि नेशनल असेंबली जो थी, इसके मेंबर्स कौन थे, प्रॉस्पोरस सिटीजन ऑफ सेक्शन। कौन से सेक्शन के, थर्ड स्टेट के। अब थर्ड स्टेट के प्रॉस्पोरस सेक्शन में जो लोग थे वो कौन थे, मैक्सिमम बिजनेसमैन, ट्रेडर्स थे। तो अब वो लोग सोचेंगे कि भाई स्लेवरी तो बंद नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर स्लेवरी बंद हो जाएगी तो हमारा काम कैसे चलेगा, ठीक है। तो जब नेशनल असेंबली बनी तब बहुत सारा के डिबेट हुए कि है ना स्लेवरी को अबॉलिश कर देना चाहिए, उसको बंद कर देना चाहिए। बट एट लास्ट ये रिजल्ट निकला कि स्लेवरी को अबॉलिश नहीं किया गया, उसको बंद नहीं किया गया। स्लेवरी की जो सिस्टम था, जो दास प्रथा थी, उसको कंटिन्यू किया गया, ठीक है। बट फिर जब 1793-94 में जैकोबिन रिजम था, यानी कि मैक्सिमिलियन रॉबिस्पेयर की गवर्नमेंट थी, तब क्या हुआ, जब मैक्सिमिलियन रॉबिस्पेयर यानी जैकोबिन रिजम था, जैकोबिन गवर्नमेंट थी, तब हुआ कि थर्ड स्टेट के लोगों की गवर्नमेंट थी। और उस थर्ड स्टेट में मैक्सिमम वो लोग थे जो खुद स्लेव्स थे, जो कहीं ना कहीं पर स्लेवरी करते थे। इस वजह से जो जैकोबिन पीरियड था, यानी मैक्सिमिलियन रॉबिस्पेयर का जो पीरियड था, तब स्लेवरी को अबॉलिश कर दिया गया था, तब स्लेवरी बंद थी। तब स्लेवरी करने पे, जैसे मैंने आपको बताया पिछले वीडियो में, सज़ा मिलती थी, तो गिलोटिन कर दिया जाता था किसी भी ट्रेडर को अगर उसने स्लेवरी करवाई किसी से, ठीक है। बट जैकोबिन गवर्नमेंट चली जाती है। फिर उसके बाद कौन आता है, नेपोलियन बोनापार्ट। तो नेपोलियन का रूल होता है। तो नेपोलियन ने क्या कहा,
वो क्या थोड़ा कैपिटलिस्ट माइंड का था कि भाई पैसे जहाँ उसको दिखते थे वो चीज़ करने के लिए रेडी हो जाता था। ठीक है, तब उसने क्या देखा कि अच्छा स्लेवरी बंद हो गई, बट स्लेवरी से तो अपने पैसे मिलते थे, अच्छा काम चलता था, तो उसने स्लेवरी को रीइंट्रोड्यूस कर दिया। यानी उसने बोला कि स्लेवरी वापस होगी। नेपोलियन रूल में क्या हुआ, स्लेवरी वॉज रीइंट्रोड्यूस, स्लेवरी वापस चालू हो गई। पहले ओल्ड रिजिम में चलती थी, नेशनल असेंबली के टाइम पे डिबेट हुई कि बंद करे नहीं करे, बट बंद नहीं हुई। जैकोबिन रिजिम के टाइम पे वो बंद हो गई, स्लेवरी को अबॉलिश किया गया। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम थर्ड स्टेट के मेंबर जो थे वो खुद स्लेव थे, तो वो नहीं चाहते थे कि हम स्लेवरी करें। बट जब नेपोलियन रूल आया, यानी नेपोलियन बोनापार्ट का टाइम आया, तो उसने वापस स्लेवरी को रीइंट्रोड्यूस कर दिया कि नहीं, स्लेवरी होनी चाहिए। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये था हमारा फ्रेंच रिवॉल्यूशन हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर जो है, उसके दो टॉपिक और हमने इस वीडियो में कवर कर लिए। अब जो एक लास्ट टॉपिक बचा है, रिवॉल्यूशन इन एवरीडे लाइफ, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो और इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो सबसे पहले वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और इस वीडियो को आपके उन सारे क्लासमेट्स के साथ भेजना जिनको लगता है एसएसटी बहुत ही ज़्यादा हार्ड सब्जेक्ट है और टफ सब्जेक्ट है और उनसे नहीं हो पाएगा। क्योंकि मैं पूरे साल आप लोगों के लिए क्लास 9th की एसएसटी के सारे चैप्टर्स को ऐसे ही सिंपल हैंड रिटन नोट्स के साथ और सिंपल डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ लाने वाला हूँ। तो तब तक के लिए बाय बाय, सी यू। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो या कुछ भी डाउट हो तो मैंने नीचे लिंक में मेरे डिस्क्रिप्शन में मेरे इंस्टा की अकाउंट की लिंक दे रखा है, आप उसमें जा सकते हैं और मेरे को क्लास 9th और 10th से रिलेटेड आपको एसएसटी में जो भी डाउट है आप उसको लिख देना, मैं आपके क्वेश्चन का आंसर जरूर दूंगा। ठीक है, तो तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, एंड पढ़ते रहो और फोड़ते रहो।